डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बोर्ड के थ्रू जारी किया गया ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बच्चों, आगे भी मैं ऐसे लगभग 10 मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। जिन मॉडल पेपर में जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको, वो बिल्कुल बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। और बच्चों, मैं आपसे वादा करता हूँ 100% आपका जो बोर्ड का पेपर बनने वाला है वो उन्हीं के अंदर से बनेगा। आप अगर इन 10 पेपर को बायोलॉजी के लिए पढ़ते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि कोई भी बोर्ड का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाएं। तो बच्चों, चलिए मैं इस बोर्ड पेपर को आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं। आरपीएससी का जो ब्लूप्रिंट था उसी के अकॉर्डिंग हमने ये सिलेबस डाला है। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। और बेटा, इस क्वेश्चन में दिखाया गया है विच इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ pseudopodospore ऑफ सिस्टिफाइड्स अमीबा इन एडवर्स कंडीशन। यानी कि बेटा, इन्होंने अमीबा का एडवर्स कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन पूछा है, डिवीजन पूछा है। अमीबा एडवर्स कंडीशन में किस तरीके से डिवीजन करता है या किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है। बच्चों, मैं बता देता हूं, अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा ऑप्टिमम कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन शो करता है। कौन सा फ्यूजन बच्चों? बाइनरी फ्यूजन। लेकिन यहां बोर्ड ने हमसे क्वेश्चन पूछा है एडवर्स कंडीशन। एक तो हमें एडवर्स कंडीशन बात करनी पड़ेगी, और दूसरा जो एडवर्स कंडीशन में स्यूडोपोडियोफोर का फॉर्मेशन होता है तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा मल्टीपल फ्यूजन। क्या आंसर जाएगा बच्चों? तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। क्लियर? मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। रीजनरेशन पाया जाता है प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया में, ठीक है, जिसको हम फ्लैटवर्म भी कहते हैं। दूसरा, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में पाया जाता है, लेकिन ऑप्टिमम कंडीशन में या नॉर्मल कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में नहीं। दूसरा कहानी, बडिंग का प्रोसेस पाया जाता है हाइड्रा में, ईस्ट में, ईस्ट में बडिंग पाई जाती है। तो बच्चों, अपना पहला आंसर क्या आएगा? मल्टीपल फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है वो चैप्टर नंबर 14 से लिया गया है। और चैप्टर नंबर 14 के इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि फॉलोइंग पिरामिड्स इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स जो उल्टा पिरामिड बनता है उसके बारे में पूछा है। देखो बच्चों, पहले मैं बता देता हूं, पिरामिड 2 तरीके के बन सकते हैं। पिरामिड 2 तरीके से बन सकते हैं। एक अपराइट पिरामिड, अपराइट, और दूसरा इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, पहला कौन सा बना? अपराइट पिरामिड। दूसरा कौन सा बना? इन्वर्टेड पिरामिड। तो बच्चों देखो, अपराइट का मतलब क्या है? सीधा, ये लाइक दिस, ये सीधा पिरामिड बना। और इन्वर्टेड पिरामिड बना लाइक दिस, ऐसे। तो इन्वर्टेड पिरामिड की बात करें तो हमारी एनसीईआरटी में स्पेशली ये पॉइंट लिखा हुआ है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड बनता है। किसका बेटा? एक्वेटिक इकोसिस्टम के बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड बनता है। तो बच्चों, अपने पास एनर्जी का पिरामिड आया। एनर्जी के पिरामिड ऑलवेज अपराइट होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ऑलवेज अपराइट। तो सर पहला क्वेश्चन तो, पहला ऑप्शन तो नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन तो हमारे हिसाब से गलत हो गया। दूसरी कहानी, ओशन के बायोमास का पिरामिड, यस इट इज करेक्ट, करेक्ट, ये रहा। यहां पर कैसे सर, हम कैसे पता कर सकते हैं? तो देखिएगा बच्चों, अगर बायोमास की बात करूं तो
फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स का जो बायोमास होता है कंपैरेटिवली जूप्लैंक्टन से कम होता है। तो फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा बायोमास किसका हुआ? जूप्लैंक्टन का। जूप्लैंक्टन का। जूप्लैंक्टन से ज्यादा किसका हुआ? स्मॉल फिश का। स्मॉल फिश, इसके बाद लार्ज फिश, और इसके बाद क्रोकोडाइल भी कह सकते हैं, और हम ओशनिक इकोसिस्टम में शार्क वगैरह को भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे सामने क्या बात आई? बायोमास का जो पिरामिड है, एक्वेटिक पिरामिड है, वो कैसा होगा? हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। तो हमारा एग्जैक्ट या करेक्ट आंसर क्या है? बायोमास का पिरामिड। किसके लिए? ओशन के लिए। अब देखो सर, बायोमास मार्स पिरामिड, तो यहां ये पिरामिड अपराइट बनेगा। दूसरी कहानी, नंबर ग्रासलैंड का जो पिरामिड है नंबर के लिए, वो भी कैसा बनेगा? अपराइट। तो ना तो सी ना डी, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया? बी। तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर क्या टिक करना है? बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? चैप्टर नंबर 4 कहां से आए बच्चों? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 क्लियर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ये टॉपिक लिया गया है बच्चों, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखो बेटा, यहां पर आपके बोर्ड ने जो क्वेश्चन दिया है वो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। हल्की सी इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि इन्होंने दोनों ऑप्शन लगभग सेम सेम से डाल दिए। तो देखो बच्चों, हम नन ऑफ दीज में तो जाएंगे नहीं, ये बात तो क्लियर हो गई। यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूछी गई है, तो हमारी एनसीईआरटी ने केवल एक डिजीज को, जो यहाँ पर डिस्प्ले है इसमें से केवल एक डिजीज को एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, और वो है हेपेटाइटिस बी। हालांकि मैं आपको बिल्कुल ये बात श्योरिटी से कह सकता हूं कि हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, लेकिन बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि आपको आपके लेवल पे, बोर्ड के लेवल पे, एनसीईआरटी के लेवल पे सिर्फ एक ही आंसर देना है, हेपेटाइटिस बी। लेकिन बच्चों अगर हम इसको हायर लेवल पर पढ़ते हैं तो हेपेटाइटिस ए भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती है। सिर्फ उसमें दो रूट होंगे, एक ओरल सेक्स और एक एनल सेक्स। इन दो तरीके से हेपेटाइटिस ए भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती है। ठीक है बच्चों, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आंसर जाएगा? हेपेटाइटिस बी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया बच्चों? हेपेटाइटिस बी। यानी कि अभी आपके हिसाब से हेपेटाइटिस ए को अभी हम कट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बेटा अपना अगला क्वेश्चन है हिस्टोन प्रोटीन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। हिस्टोन प्रोटीन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, which among the following amino acids are abundantly found? यानी कि हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं उनके बारे में बात पूछी गई है। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है चैप्टर 6 से, और चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा इस चैप्टर से अब हम जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तब हमें सबसे पहले एक बात याद रहनी चाहिए कि सर डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। और दूसरी कहानी बच्चों,
ये एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए कैसा है? एसिडिक नेचर। ओके बेटा, दूसरी कहानी, हमने हिस्टोन प्रोटीन की बात करनी है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जब हम कहेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन एक पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसका नेचर हो गया बेसिक नेचर। ओके बच्चों, अब इस बेसिक नेचर की बात करेंगे तो इसका बेसिक नेचर किसकी वजह से आया है? तो हम कहेंगे इस हिस्टोन प्रोटीन की साइड चेन में, इस हिस्टोन प्रोटीन की जब साइड चेन्स की बात करते हैं तो इन हिस्टोन प्रोटीन की साइड चेन में बेसिकली लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो अपना आंसर क्या आ गया? लाइसिन एंड आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड्स इसकी साइड चेन्स में पाए जाते हैं। तो अपने को पता चला कि कौन से अमाइनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन में पाए जाते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो बाकी के सारे आंसर गलत हो गए, लाइसिन और आर्जिनिन हमारा सही आंसर है। तो हम यहाँ ऑप्शन मेंशन कर देते हैं, ऑप्शन सी। चलिए बच्चे, अब हम लेते हैं which among the following product or plant product does not produce hallucination। बच्चे, चैप्टर नंबर 8 से लिया गया क्वेश्चन है, चैप्टर 8। ओके, और चैप्टर 8 आप सब जानते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है। बच्चों, इस चैप्टर में मेंशन कर रखा है पहले ह्यूमन हेल्थ के बारे में, फिर इम्यूनोलॉजी के बारे में, और फिर उन्होंने ड्रग्स एंड एडिक्शन टॉपिक डाल रखा है। तो ये ड्रग्स और एडिक्शन टॉपिक से लिया गया है। इस टॉपिक में पूछा गया है कि कौन सा हेलुसिनेशन नहीं है। तो जब अपन एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहां पर उस पैराग्राफ में मेंशन है एट्रोपा बेलाडोना, दतूरा एंड कोकेन, ये सारे हेलुसिनोजेनिक प्रोडक्ट हैं। लेकिन मॉर्फिन जो है वो एक ओपोइड है। क्या है बेटा? ओपोइड। तो वो एक हेलुसिनोजन प्रोडक्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन आएगा यहां पर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, 6 लेते हैं। अब यहां पर यह पूछा गया है कि किन साइंटिस्ट को पेनिसिलिन की डिस्कवरी के रिगार्डिंग नोबेल प्राइज मिला। तो जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो हम बता देते हैं ये क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर 10 बेटा, इस चैप्टर 10 को हम कहें तो ये चैप्टर 10 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए माइक्रोब्स की कुछ रोल्स के बारे में बताया गया है। उस चैप्टर से ये टॉपिक लिया गया है, और उसमें एक टॉपिक है एंटीबायोटिक। और जब हम उस एंटीबायोटिक वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं तब हमें मिलता है कि सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की। पेनिसिलिन की डिस्कवरी उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम, एक फंजाई थी, उस फंजाई से की। और इसके बाद फ्लोरे और चेन नाम के साइंटिस्ट ने, हॉवार्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन नाम के साइंटिस्ट ने इस ड्रग का यूटिलाइज किया। तो हम यूं कहें कि एट द एंड इन तीनों ही साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज इस डिस्कवरी के बारे में मिला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लास्ट ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हॉवार्ड फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन। तो यहां पर ऑप्शन जाएगा डी। चलिए अब बच्चों हम लेंगे माइक्रोब्स whose plasmid was used for formation of first recombinant DNA। बच्चों, हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उन्होंने सबसे पहले साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के
प्लाज्मिड को लेकर उन्होंने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए जो प्लाज्मिड यूज किया था वो किस बैक्टीरिया से लिया गया था, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ना इकोलाई आएगा, ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस आएगा, ना थर्मस एक्वेटिकस आएगा। इसमें कौन सा बैक्टीरिया करेक्ट है, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis produce a protein for controlling corn borer. बच्चों ये चैप्टर नंबर 12 से है, चैप्टर 12। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों, देखो इससे पहले वाला जो टॉपिक था ये फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये चैप्टर नंबर 11 से था, चैप्टर 11। ये बायोटेक्नोलॉजी का पहला टॉपिक है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 12 से लिया गया, बायोटेक्नोलॉजी सेकंड, और हम कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, वहां से लिया गया है। चलिए अब उसने पूछा कि कौन सा बीटी प्रोटीन कॉर्न बोरर को कंट्रोल कर सकता है। चलो बच्चों मैं यहाँ पर आपको दो बातें बताऊंगा, यहाँ पर बातें हैं दो। एक हमारे पास कॉर्न बोरर है, कॉर्न बोरर, और दूसरा हमारे पास है कॉटन बॉलवॉर्म, बॉलवॉर्म। तो बेटा जो कॉर्न बोरर के लिए जो बीटी प्रोटीन बनाया गया था वो था क्राई फर्स्ट एबी, क्राई फर्स्ट एबी, जबकि कॉटन बॉलवॉर्म के लिए लिए गए थे क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी। करेक्ट बच्चों, हमारे पास जो यहाँ ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्राई फर्स्ट एबी इज द बीटी प्रोटीन विच इज यूज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ कॉर्न बोरर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए ओके, बायोडाइवर्सिटी से है, ये चैप्टर नंबर 15 का क्वेश्चन है, चैप्टर 15 का। बच्चों देखते हैं, इन विच प्लेस द फेमस बायोडाइवर्सिटी अर्थ समिट वाज हेल्ड इन ईयर 1992। तो 1992 में जो फेमस अर्थ समिट हुई थी वो हुई थी रियो डी जेनेरियो। कहां पर हुई थी बच्चों, 1992 में रियो डी जेनेरियो में ये फेमस अर्थ समिट पॉसिबल हुई, जो कि बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर नंबर 15 में लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है, लास्ट पैराग्राफ में इसको मेंशन किया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट थे जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में थे और 1 मार्क्स के थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में एंट्री करेंगे, और बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, तो इनको भी सीखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस को। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, ओके। चलिए तो बात करते हैं पहले, चलिए हम बात करते हैं बच्चों पहले फिल इन द ब्लैंक की। ये बता देता हूं, ये चैप्टर नंबर 5 से आया है, चैप्टर नंबर 5, मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है बच्चों। और इस क्वेश्चन में पूछा है द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन शोज ब्लैंक डोमिनेंस।
यानी कि देखो द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन, अब देखो बच्चों यहां पर आपको क्या मेंशन करना है। तो आपकी बुक की लाइन ली गई है ये, तो यहां पर आएगा स्नैपड्रैगन। इसको हम डॉग फ्लावर भी कह सकते हैं, डॉग फ्लावर। इसको हम एंटीराइनम मेजस भी कह सकते हैं, एंटीराइनम मेजस। क्लियर है? दूसरा, वो कौन सी डोमिनेंस शो करता है? तो बच्चों ये आपको याद होना चाहिए, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। क्या करता है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर है बच्चों? ओके, फिर देखते हैं हम। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 8 से बता देता हूं, चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन लिया गया है। उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग in which bind to specific receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract। कौन सी ऐसी ड्रग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रिसेप्टर से बाइंड करती है? तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, वो ड्रग है ओपोइड, ओपोइड्स। ओपोइड्स ड्रग जो होती हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और दूसरा किन से? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रिसेप्टर से जुड़ती है। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इन 1987 एंड इंटरनेशनल ट्रीटी वाज पास्ड नॉन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था बेटा? ये चैप्टर नंबर 16 से लिया गया है, चैप्टर नंबर 16 से। और बच्चों इसका बिल्कुल लॉजिकल सिंपल सा आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल अप्लाई किया गया था 1987 में कनाडा में, और उस प्रोटोकॉल को क्या कहा गया बच्चों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो हम क्या मेंशन करेंगे यहां पर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए अब यहां पर ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 15 से। चलिए चैप्टर नंबर 15 से, हाँ जी बिल्कुल सही, बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखिए बच्चों। इन्होंने पूछा है कि जो पॉल एहरलिच साहब थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट थे, ये इन्होंने कौन सी हाइपोथेसिस डेवलप की थी? तो इन्होंने इकोसिस्टम से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस दी थी जिसे कहा था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। क्या कहा था बच्चों? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में इन्होंने एरोप्लेन को बताया था, एरोप्लेन की रिवेट्स को बताया था, और इन्होंने बताया था कि जो एरोप्लेन है वो हमारे इकोसिस्टम के जैसा है, और उसमें छोटी छोटी जो रिवेट लगी हुई है, नट बोल्ट लगे हुए हैं, कील लगी हुई है, वो इकोसिस्टम की स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी हाइपोथेसिस को क्या कहा बच्चों? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कहा। ओके बेटा, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। इसमें आपके सामने 4 फिल इन द ब्लैंक आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 8 से, चैप्टर नंबर 16 से और चैप्टर नंबर 15 से। बच्चों इन पेपर्स में जो सीक्वेंस दिया गया है वो सीक्वेंस एज इट इज आएगा। क्लियर है? सिंपल सीक्वेंस भी चेंज नहीं होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके हाँ जी, तो मैं आपको चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूं बेटा। जो चैप्टर नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 3 बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बेसिकली 1 मार्क्स का है, और इसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर देने हैं अपने को। यानी कि कुछ 1 वर्ड्स भी हो सकते हैं,
कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस भी हो सकती है, तो चलिए मैं उनको समझाता हूँ। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सारे क्वेश्चंस एक एक मार्क्स के हैं। देखिएगा हमने मेंशन किया है 8 into 1 मीन्स यहाँ पर सब डिवीजन किया है इस क्वेश्चन का, 8 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कौन से चैप्टर से। ओके, ये पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1, ओके, देखिएगा चैप्टर नंबर 1 से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब मेल और फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज ना होकर किसी एक्सटर्नल मीडियम में जैसे वाटर इसके अंदर फ्यूज हो तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जो ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो बेटा हम यहां पर बात करेंगे फ्रॉग, फिश, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्जेक्टली उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि इनमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन किसी एक्सटर्नल मीडियम यानी कि हम कहेंगे वाटर के अंदर होगा। क्लियर है कहानी? चलिए, तो बच्चों यूं भी कह सकते हैं, अगर ब्रॉड लेवल पर इसका आंसर देना है तो हम कह सकते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड फिशेस। फिश और एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की। उसने कहा है कि फुल फॉर्म लिखिए ZIFT एंड ICSI। बता देता हूं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, चलिए बच्चों इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ZIFT और ICSI का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो बच्चों, जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स पढ़ेंगे, है ना, जो हमने कहा था कि कोई इनफर्टाइल कपल है या जिनको प्रेगनेंसी होल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए आप क्या बेटर सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें ही ये टॉपिक लिया गया है। और इसमें क्या है देखो, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और ICSI क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हमारे पास ये फुल फॉर्म है, एक ऐसे ही फुल फॉर्म आएगी GIFT, GIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये क्या है जाइगोट, वो क्या होगा गैमीट। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी जो फुल फॉर्म बता रहा हूं इनको ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड ने डिसाइड किया है, डिजाइन किया है, तो यानी कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, इसके फर्दर कुछ सब पार्ट्स लेते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर थर्ड सब पार्ट है, राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ओके, मेंडल्स के जो प्रिंसिपल्स थे उनकी रीडिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है 3 साइंटिस्ट को। ठीक है, कार्ल कोरेंस को जाता है, हुगो डी वेरेज को जाता है और EVT सेमार्क को जाता है। क्लियर? तो देखिएगा आपके लिए मैंने मेंशन भी करा दिया है, हुगो डी वेरेज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन स्टीसेनवॉक। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल की डिस्कवरी को रीडिस्कवर किया, मेंडल के रिजल्ट्स को रीडिस्कवर किया। ओके बच्चों, चलिए लगभग 1900 के आसपास इन्होंने मेंडल की डिस्कवरी को वापस से इनिशिएट किया, वापस से स्टार्ट किया। ओके चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास AUG
ओके बच्चों बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन था ये था चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर 5। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया है ये है चैप्टर 6 से। ओके देखो बच्चों, इसने क्या कहा, AUG। बेटा AUG के उसने दो फंक्शन पूछे हैं, बिल्कुल AUG के दो फंक्शन है। और क्या फंक्शन है बता देता हूं बच्चों। एक तो AUG जो है ना वो बेसिकली स्टार्टिंग कोडॉन के रूप में काम करता है। कैसा, स्टार्ट कोडॉन है। तो AUG के लिए देखो, ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन, इसको आप लिख सकते हो स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन। और दूसरा क्या कह सकते हो, ये मिथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है, मिथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो हमें ये बात पता चली कि AUG जो कोडॉन है इसके दो फंक्शन क्या है। एक तो ये स्टार्टिंग कोडॉन है, सबसे पहले जो कोडॉन आएगा वो होगा AUG, क्लियर। और दूसरा, ये अगर बीच में भी आता है या कहीं भी आता है तो ये मिथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है बच्चों। ओके, ये 4 क्वेश्चन भी हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, कोई दो एग्जांपल लिखिए फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। बच्चों दो क्या, हम तो 100 एग्जांपल लिख सकते हैं इसके बारे में, लेकिन यहाँ बोर्ड ने हमें बाउंड कर दिया कि सिर्फ 2 ही एग्जांपल लिखने। तो चलिए हम 2 एग्जांपल लिखते हैं। देखो बच्चों, पहले उसने कहा फ्री लिविंग, तो हमें ऐसे माइक्रोब्स देखने हैं जो एनवायरमेंट में बिल्कुल फ्रीली पाए जा सकते हैं। तो बच्चों देखो, हमारे पास हमने यहाँ मेंशन किया है एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ये 2 फ्री लिविंग है। सर और कौन कौन से हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, नोस्टॉक हो सकता है, एनाबेना हो सकता है, ठीक है। ये सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो कि एनवायरमेंट में फ्रीली पाए जा सकते हैं। लेकिन ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन से होंगे, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं वो एनवायरमेंट में फ्रीली नहीं पाए जाते, वो बेसिकली किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट होते हैं। तो चलो उन माइक्रोब्स की बात करते हैं जो एसोसिएशन में पाया जाएगा। एसोसिएशन में कौन पाया जाएगा, जैसे पहला पाया जाएगा राइजोबियम, दूसरा पाया जाएगा माइकोराइजा, ठीक है। राइजोबियम हमने कहा, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में पाया जाता है। किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में, किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स। दूसरी कहानी बच्चों माइकोराइजा, और मेरा नाम तो तुम्हें सबको पता ही है, MP मीन्स माइकोराइजा पाइनस में पाया जाता है, पाइनस, पाइनस की रूट में। माइकोराइजा किस में पाया जाता है, पाइनस की रूट में। बच्चों मैं और भी आपको बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गिनवा सकता हूं, लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने 2 ही पूछा है, तो फिर भी एक एग्जाम्पल तो मैं और बता देता हूँ आपको। बच्चों क्या होता है, यहाँ पर आपने अभी अभी एक वर्ड लिखा एनाबेना, एनाबेना लिखा, ऐसे कि ऐसे बेटा ये एनाबेना सिम्बायोटिक कंडीशन में भी पाया जाता है। क्या बात कर रहे हो, फ्री लिविंग भी सिम्बायोटिक भी, बिल्कुल ये सिम्बायोटिक कंडीशन में भी पाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ एनाबेना एजोला की लीव्स में, लीफ ऑफ एजोला। एजोला क्या है, एजोला एक फर्न है, इसकी लीव्स के साथ एनाबेना का क्या होगा,
सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा। क्लियर है? चलिए, अब हमसे पूछा गया है जो इंडियन गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट की एक ऐसी अथॉरिटी का नाम बताना है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारे लिए कुछ वैलिडिटी जैसी कुछ चीजें प्रोवाइड करती है। मीन्स हमने कोई भी डिस्कवरी की है, उस डिस्कवरी का वैलिडेशन कौन करेगा, उस डिस्कवरी को वैलिडिटी कौन प्रोवाइड करेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देगी, उसका नाम बताना था। तो हमारे अंदर हमारे पास इसके लिए क्या है, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए अप्रूवल प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये कौन कौन से चैप्टर से आए थे। मैंने बता दिया, ये चैप्टर 6 से आया था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है चैप्टर नंबर 10 से, चैप्टर 10। और बच्चों ये जो क्वेश्चन आया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये चैप्टर नंबर 12 से आया है, चैप्टर 12 से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, which places या regions are associated with altitude sickness? Write one region of this disease. बच्चों, altitude sickness किस जगह पर होती है, ऐसा उसने हमसे पूछना चाहा है। तो जब हम प्लेनर एरिया से और हिली एरियाज की तरफ जाते हैं तब हमें एल्टीट्यूड सिकनेस फील होती है, ठीक है। और ये एल्टीट्यूड सिकनेस कौन से एरिया में देखने को मिलेगी, हाई माउंटेन रीजन, ठीक है। सर ये कौन से चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर कोई सा भी पूछ लो मेरे से, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। बता देता हूं, उस चैप्टर में इसको मेंशन किया गया है एल्टीट्यूड सिकनेस के नाम से। और बच्चों इस टॉपिक में क्या कहा गया है, इस टॉपिक में कहा गया है कि जो एल्टीट्यूड सिकनेस है वो किस जगह होती है। तो आपकी बुक में मानसरोवर, रोहतांग ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं हिमालयन, मसूरी, मानसरोवर, रोहतांग, इन जगह पर हिली एरियाज हैं। और जैसे जैसे हम माउंट आबू की तरफ जाएंगे, उदयपुर से माउंट आबू जाएंगे, तो उस तरफ हमारे को एल्टीट्यूड सिकनेस फील हो सकती है। क्लियर। दूसरी कहानी, उसका एक एग्जैक्ट रीजन क्या है, इस सिकनेस का रीजन क्या है। तो बच्चों जैसे जैसे हम प्लेनर एरिया से हिली एरिया की तरफ जाएंगे बच्चों, वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। बेटा अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो आप समझोगे कि ये तो मज़ा नहीं आया, लेकिन आपको बता दूं, जब ऑक्सीजन का किसी जगह पर पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, ओके बच्चों, बात समझ में आई है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर कम हो गया तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया। ओके, इस एल्टीट्यूड सिकनेस का कौन सा एरिया है, हाई एल्टीट्यूड एरिया या माउंटेन एरिया। रोहतांग, मानसरोवर, माउंट आबू, कुछ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। चलिए दूसरी कहानी लेंगे, बायोमैग्निफिकेशन। बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, वैसे तो इस क्वेश्चंस को हम दो जगह से पढ़ सकते हैं।
एक तो यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन को पढ़ सकते हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 में कहाँ पढ़ सकते हैं, जब उन्होंने ये कहा कि बेसिकली कोई भी अगर अपने पास कंडीशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड और किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस से रिलेटेड, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस किसी फूड चेन में आ जाए, ठीक है, तो वो उस कंडीशन से रिलेटेड भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इस बायोमैग्निफिकेशन को हम चैप्टर नंबर 16 से भी जोड़ सकते हैं, चैप्टर नंबर 16 से भी इसको हम जोड़ सकते हैं। सर कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां भी ऐसी कंडीशन दिखाई गई है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम कैसे इसको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 से जोड़ते हैं। देखो बेटा, यहां पर बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बात बता रखी है। देखो, दो वर्ड है, कंफ्यूज मत होना। एक वर्ड है बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है, और एक वर्ड है बायोमैग्निफिकेशन। बेटे, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है फूड साइकिल में किसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस का इंक्रीज होते जाना, फूड चेन में किसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस का बढ़ते जाना। चैप्टर नंबर 16 में एक क्लियर डायग्राम मेंशन है, उस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड की बात कर लें, ठीक है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे डीडीटी की बात कर लें, वो टॉक्सिक सब्सटेंस किसी भी एक्वेटिक बॉडी में गए और एक्वेटिक बॉडी से वो छोटे जूप्लैंक्टन्स में गए, फिर उनका लेवल जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश में गया, स्मॉल फिश से लार्ज फिश में गया, लार्ज फिश से फिश ईटिंग बर्ड्स में गया। तो इससे क्या हुआ, ये जो लेवल है ये धीरे 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 बढ़ गया, और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस का लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, इसको ही क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर। लेकिन सर बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, ये चैप्टर नंबर 9 में भी मेंशन है, इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया बायोमैग्निफिकेशन, ये चैप्टर नंबर 16 से लिया गया बेसिकली। लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन अगर होता वो चैप्टर नंबर 9 से था। इसका मतलब क्या है सर, ये बताओ ना। तो बताता हूं बच्चों, जब हमारे पास कोई भी फूड सब्सटेंस है, जैसे हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, पूसा न्यू दिल्ली ने काफी ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर दी है जिन क्रॉप्स में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई है। जैसे जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा, एटलस 66। सर ये क्या है भैया, ये एक वीट की वैरायटी है जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है। सर इससे क्या फायदा, तो देखो बच्चों, वीट सिंपल ग्रेन है, वो हमें स्टार्च के अलावा कुछ नहीं दे सकता था, लेकिन अभी अगर हम एटलस 66 वाला वीट लेंगे तो बच्चों ये प्रोटीन रिच है। कैसा है, प्रोटीन रिच वीट है, तो ये एक प्रोटीन रिच वीट है, प्रोटीन रिच। तो बच्चे हम कह सकते हैं ना, हमने किसी भी क्रॉप के अंदर कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड कर दी, तो अगर हम किसी क्रॉप में न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्लूड करते हैं तो उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। और अगर फूड चेन में, वो अलग पॉइंट हो गया, फूड चेन में एक को किसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, तो अगर उस फूड चेन के माध्यम से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज हो जाए, उसे क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर है। हार्मफुल केमिकल entering in our food chain through various means and their concentration increase in the body of organism called biomagnification. Clear कहानी।
चलिए ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओहो, सेक्शन बी, यानी कि हमने जो 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन वाला सेक्शन था वो तो क्लियर कर लिया। देखो बच्चों, आसान है ना। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को तबीयत से पढ़ा है, तमीज से पढ़ा है, उन बच्चों का एक भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और 1 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जल्दी भी हो जाएंगे, आसान भी रहेंगे, आसानी से आप कर सकते हो इनको। चलिए, अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1.5 मार्क्स के हैं। अब की बार बोर्ड ने 1.5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी डिजाइन किए हैं, अलग अलग चैप्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, यहां पर जो क्वेश्चन लिया गया है उसने पूछा है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का आप एक स्कीमेटिक लाइन डायग्राम दीजिए। ओके, तो बच्चे मैं समझता हूं अपनी एनसीईआरटी से अच्छा कंटेंट मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है, और मैंने कोशिश की है एनसीईआरटी के कंटेंट के हिसाब से ही ये सॉल्यूशन तैयार करने की। तो बच्चों, आपके लिए जो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है मैंने वो कंटेंट यहाँ पर अप्लाई किया है। तो देखो, मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर डाला है, और देखो कैसे, इस लाइन चार्ट को मैं समझाता हूं आपको। हम पहला पॉइंट लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म। चलिए ओके, और अच्छा डिजाइन करते हैं इसे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म। चलिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, जब हम बात करते हैं मेल गैमेट स्पर्म के बनने वाली प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और बच्चों, हमने अगर बात की oogenesis की, तो हम यहां पर मेंशन करेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट ओवा। क्लियर है? फीमेल गैमेट ओवा। तो देखो बच्चों, स्टार्टिंग में स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया बच्चों 2n है। ये स्पर्मेटोगोनिया कैसी है? 2n। चलिए, ये शुरुआत में अपन ने बात की स्पर्मेटोगोनिया, और ये कैसी है? 2n। तो इनिशियली यहां पर होगा इन स्पर्मेटोजेनेसिस का माइटोसिस डिवीजन, और इस स्टेज को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन, पेन आपके लिए दूसरा ले लेता हूं मैं। चलिए, इस पॉइंट को कहेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर इसके बाद ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इनके नंबर्स जब बढ़ जाते हैं तो यहां पर इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया का साइज बढ़ जाता है, ये साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अभी तक क्रोमोसोम के नंबर सेम रहने हैं, 2n। इसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद
यहां पर बच्चों मियोसिस डिवीजन फर्स्ट हुआ और अपने पास तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गया, एन मियोसिस फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। क्लियर बच्चों? और अब ये जो प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इनमें फर्दर सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा और इनसे हमारे पास 4 स्पर्मेटेड सेल्स बन जाएंगी जो कि हैप्लॉइड होंगी, हैप्लॉइड एन, क्रोमोसोम नंबर 23। ठीक है बच्चों? तो देखो, ये जो पहली स्टेज थी इसको कहा मल्टीप्लिकेशन, ये जो दूसरी स्टेज आई इसको कहा ग्रोथ। और ये जो लास्ट स्टेज आई है इस स्टेज को कहेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन, वो ग्रोथ, ये मैच्योरेशन। ठीक है बच्चों? तो ये अपने पास अल्टीमेटली जब मैच्योरेशन स्टेज आ जाती है तो इसमें स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर स्पर्मेटोजोआ बना लेते हैं। तो ये 4 स्पर्मेटोजोआ बन गए, ये ह्यूमन या मेल गैमेट बन गए। ओके बच्चों? चलिए ऐसे ही oogenesis की बात करते हैं। oogenesis में ये oogonia, ये सबसे लॉजिकल पॉइंट है बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से इस चीज को सीखिए। बेटा क्या होता है कि जब हमारी मदर हमारी नानी के यूट्रस में सरवाइव कर रही थी, उस समय ही हमारी मदर के अंदर ये प्रोसेसिंग हो गई थी। ठीक है? तो ये जो प्रोसेसिंग है ये oogonia 2n है। तो सबसे पहले इन oogonia के नंबर्स बढ़ते हैं, oogonia के नंबर बढ़ गए, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। यहां से यहां तक oogonia ने अपने नंबर बढ़ा लिए, सेम टू सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन। फिर इन oogonia का थोड़ा साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ गया, और बच्चों ये जो साइज बढ़ा है ये साइज बेसिकली इस पहली वाली oogonia से कई गुना ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहां पर साइज बढ़ा है, डिवीजन नहीं हुआ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, डिवीजन होना स्टार्ट हो गया था लेकिन वो रुक गया। यहां की जो सेल्स है वो देखिएगा, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में ये रुक गई है बच्चों। कौन सी स्टेज में बेटा? डिप्लोटिन स्टेज में। और ये अभी तक ध्यान रखना, जिस फीमेल में ये जो प्रोसेस चल रहा है उस फीमेल का अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। अब देखें, जब इन प्राइमरी oocytes, देखो बेटा ये oogonia था और ये बन गई प्राइमरी oocyte। ठीक है? ये प्राइमरी oocyte जन्म होने से पहले पहले तक बन जाती है। तो देखो यहां पर मेंशन कर रखा है आपके एनसीईआरटी ने बर्थ, यहां से पहले पहले ये प्रोसेस हो चुका है। और बच्चों जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, ये प्यूबर्टी स्टेज आती है, तब ये जो डिवीजन डिप्लोटिन में जो रुका था वो मियोसिस डिवीजन पूरा हो जाएगा और एक सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगी और एक पोलर बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बन जाएगी। और बच्चों ये सेकेंडरी oocyte ओवुलेशन के फॉर्म में ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाएगी। 14th डे ऑफ ओवुलेशन ये सेकेंडरी oocyte 14th डे
14th डे ऑफ ओवुलेशन ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाएगी और ये सेकेंडरी ओसाइट फैलोपियन ट्यूब में अरेस्ट हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगी। अब ध्यान से सुने, अगर वहां पर स्पर्म अवेलेबल है तो ये सेकेंडरी ओसाइट ओवम बनेगा, और अगर 2 दिन के अंदर अंदर इस सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म नहीं मिलता है तो आपको पता ही है कुछ समय बाद ये स्पर्म अपने आप डीजनरेट हो जाता है। वही कहते हैं ना, तड़प तड़प के अपनी जान दे देता है। तो क्लियर है बात? अपने पास ये दोनों प्रोसेस फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूछी थी, हमें सिर्फ इनका ये सिंपल सा फ्लो चार्ट मेंशन करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। मेल एसेसरी डक्ट और उनके फंक्शंस। चलिए देखो बच्चों, हमने इस क्वेश्चन को नहीं बताया कि ये कौन से चैप्टर से था, तो ये बता देता हूं, चैप्टर 3। ठीक है बच्चों, चलिएगा, ये चैप्टर नंबर 3 से था। आगे चलते हैं। हाँ, वेरी गुड, सेम टू सेम, चैप्टर 3। चलिए कोशिश करते हैं। भैया हमारे पास मेल एसेसरी डक्ट हैं, रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंसिस। रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंसिस एनसीईआरटी में मेंशन है, फिर भी मैं हल्का सा डायग्राम यहां पर मेंशन कर देता हूं। देखो बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास जो रेटेटेस्टिस है, ये रही, ये जो आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये रेटेटेस्टिस है। दूसरी कहानी, इन रेटेटेस्टिस से जो पतली पतली ट्यूब्स निकल रही है, देखो बच्चों, रेटेटेस्टिस एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, किसका? जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी जिनके अंदर स्पर्म बन रहा था, उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का आगे की ओर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाना ही क्या कहलाता है? रेटेटेस्टिस। अब इन रेटेटेस्टिस से जो पतली पतली ट्यूब्स एपिडिडाइमिस की तरफ जा रही हैं, उनको कहेंगे वास इफ्रेंसिया। और सुनो बच्चों, वास इफ्रेंसिया 10 से 20 होती हैं और ये आगे चलकर एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाती हैं। इस हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये क्या हुआ बेटा? रेटेटेस्टिस। ये क्या हुआ बच्चों? वासा डिफरेंशिया। बेटा ये क्या हुआ? एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से जो एक लंबी ट्यूब निकलेगी उसे कहेंगे वास डिफरेंसिस। ये रही, जो कि स्पर्म को आगे लेकर जाएगी, सीमेन को आगे लेकर जाएगी। तो देखो इन सब का फंक्शन देखो, हमने एक बात कही, रेटेटेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क है जो अपना सिक्रीशन वास इफ्रेंसिया को देती है।
वास डिफरेंशिया 10 to 20 ट्यूब्स हैं जो रेटेड टेस्टिस से सिक्रीशन को लेकर एपिडिडाइमिस को देंगी। एपिडिडाइमिस हाईली कॉइल्ड ट्यूब है और इसकी जो लेंथ होती है ह्यूमन में वो 6 मीटर होती है, रैबिट में 3 मीटर होती है। इतनी कॉइल्ड ट्यूब है, इसमें जो स्पर्म है वो टेम्परेरी स्टोर भी होता है और इस स्पर्म की फंक्शनल मैच्योरिटी भी होती है। मैंने शायद कहीं ना कहीं इसको मेंशन भी किया होगा, देखिएगा। एपिडिडाइमिस में फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस, ठीक है बच्चों। और फिर ये ट्यूब आगे खुल जाती है वास डिफरेंसेस में। किस में खुल जाती है? वास डिफरेंसेस में। और ये वास डिफरेंसेस आगे इसको इजैक्युलेटिंग डक्ट में डाल देती है। पर हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक था, इन चारों जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना। क्लियर कहानी है? चलिए हाँ जी, तो ये जो क्वेश्चन है ये दिया गया है चैप्टर 5 हेरिडिटी एंड वेरिएशन से। बच्चों इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व करती है, लेकिन पूछा सिर्फ एक चीज के बारे में। देखो बच्चों, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब भी आपसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस पूछे, आप जीन इनहेरिटेंस, जीन डिसऑर्डर, ऐसी डिसऑर्डर्स, ऐसी डिजीजेस जो जीन की वजह से होती है, उनको क्या कहेंगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मेंडेलियन डिसऑर्डर्स नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो अब हम कहानी लेते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जैसे हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, एल्केप्टोनुरिया, ये सारी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। और बच्चों इन डिसऑर्डर्स में हम किसी एक को डिटेल में लेके जा सकते हैं। उसने कहा है कि किसी एक पर आप शॉर्ट नोट दीजिए। तो देखिएगा, सबसे आसान सा मैंने एक पॉइंट उठा लिया, फिनाइलकीटोनुरिया। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। फिनाइलकीटोनुरिया कैसा है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और इस डिसऑर्डर में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन को हाइड्रोक्सिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलने वाला एक एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, इस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू जीन म्यूटेशन। किसकी वजह से? जीन म्यूटेशन की वजह से। तो फिनाइल एलेनिन जब टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, जैसे मेंटल रिटार्डेशन आएगा, डिफेक्ट ऑफ मसल्स आएगा और डीपिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। क्लियर कहानी? तो ये आपके बारे में, ये फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में आपको मैंने मेंशन कर दिया है। क्लियर कहानी? तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों ये फिर चैप्टर नंबर 5 से लिए गए। चैप्टर नंबर 5 से पूछा है रूल ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये मेंडल का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ, ठीक है। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट,
इंडिपेंडेंट का अशॉर्टमेंट का मतलब है अगर हमारे पास कोई एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसका एक्सप्रेशन किसी दूसरे कैरेक्टर के एक्सप्रेशन से अफेक्ट नहीं होता। यानी कि ये जो थर्ड लॉ है वो टू जीन इनहेरिटेंस है, टू जीन इनहेरिटेंस। ठीक है, यहां पर एक साथ दो कैरेक्टर को लिया, टू कैरेक्टर। ठीक है, जैसे हमने कहा कैरेक्टर 1 सीड शेप, कैरेक्टर 2 सीड कलर। ओके, अब हमने कहा सीड शेप में दो तरीके के सीड के शेप होते हैं, एक राउंड और एक रिंकल्ड। दूसरी कहानी हो सकती है सीड में दो तरीके के कलर होते हैं, एक येलो और एक ग्रीन। अब देखिएगा इसको कैसे समझेंगे। हमारे पास सीड का शेप अगर राउंड है तो उस सीड का कलर येलो भी हो सकता है और उस सीड का कलर ग्रीन भी हो सकता है। मीन्स कभी ऐसा नहीं है कि अगर राउंड सीड आ गए तो वो हमेशा येलो ही होंगे। मीन्स एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं होता, एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर से फ्री होता है। तो देखो यहां पर टू पेयर ऑफ ट्रेट की बात की गई है और उन्होंने कहा सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मीन्स किसी भी कैरेक्टर का एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगा, यानी कि दोनों कैरेक्टर साथ साथ भी आ सकते हैं और दोनों कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से सेग्रीगेट होकर अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी आ सकते हैं। अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन में ना आवे, हमेशा साथ आए, तो वो कंडीशन बन जाएगी लिंकेज। क्या बनेगी बच्चों? लिंकेज। लेकिन यहां पर लिंकेज नहीं पढ़ना, यहां पर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट पढ़ना है। बच्चों मैं आपको यहां पर एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन अगर कोई है तो वो है लिंकेज। इस मेंडल के इस नियम का जो एक्सेप्शन है वो है लिंकेज। कई बार ऐसा कहते हैं कि मेंडल अगर लिंकेज की डिस्कवरी कर लेता तो भैया वो इस थर्ड लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता या डिस्कवर ही नहीं कर पाता। क्लियर कहानी है? तो बच्चों देखो मैंने इसी चीज को आगे एनसीईआरटी के डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें राउंड और येलो सीड के बारे में बताया गया है। राउंड और येलो सीड, रिंकल्ड और ग्रीन सीड। क्लियर? और दोनों को मेंशन किया गया है, यहां पर हाइब्रिड बन गया। तो देखो राउंड और ये क्या हो गया? रिंकल्ड। येलो और ये क्या हो गया? ग्रीन। अब इन दोनों को मान लीजिए किसी एक को फीमेल कंसिडर करते हैं, किसी एक को
मेल कंसिडर करते हैं, और इन दोनों का हम कराते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर एक हाइब्रिड प्लांट बन जाएगा, इसको कहेंगे F1 जनरेशन। और जब इस हाइब्रिड प्लांट की ऑन सेल्फिंग या इसको कहें सेल्फ पोलिनेशन कराई जाती है, तो अपने पास 16 प्रोजेनी आती है, और ये प्रोजेनी ये रही। अब इसमें हम कह सकते हैं कि सर इन प्रोजेनी के हिसाब से इसका मेंडेलियन रेशियो या फिर फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 9, 3, 3, 1। और इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1। देखिएगा, ये जो रेशियो बताए हैं मैंने, ये आपको बोर्ड में लिखने ही लिखने हैं, ये इंप्रेसिव होगा। सिखा देता हूं कैसे, देखो देखो बच्चों, यहां पर देखो, ये 9 वो हैं जो येलो भी है और राउंड भी है, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड। ठीक है, दूसरी कहानी येलो राउंड, तीसरी कहानी येलो राउंड, चौथी कहानी येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड। इसके अलावा कोई भी येलो राउंड नहीं है। तो देखो क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तो ये हो गए। इसके बाद फिर हमने क्या लिया, राउंड बट, भाई राउंड तो हो गए बट ग्रीन। अब राउंड लेकिन ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन। दूसरी कहानी रिंकल्ड बट येलो, देखो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। और लास्ट में कौन बचा, छोटा छतरी, कौन, राउंड और ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड एंड ग्रीन। क्लियर है, तो ये लास्ट में रिंकल्ड एंड ग्रीन आ गया। तो इस तरीके से हमें इस चीज को पहचानना है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये भी आपका चैप्टर नंबर 5 से था। अब हमें बात करनी है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। चलिए बच्चों, थ्योरी मैंने आपको दे रखी है, समझने पर फोकस करें। बच्चों देखो, जब अपन बात करेंगे ऑर्गन्स की, अच्छा पहले बता देता हूं, चैप्टर नंबर 7, ये किससे लिया गया है, चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। और बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या आएगी कि
कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, ये इवोल्यूशन किस तरीके से अपन समझाएं आपको। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें ऑर्गन्स पढ़ने हैं। यहां दो तरीके के ऑर्गन, एक होमोलोगस, दूसरा एनालोगस। तो बच्चों देखो ध्यान से समझो, जब हम होमोलोगस ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो होमोलोगस का मतलब है जो स्टडी में सिमिलर हो, स्टडी में क्या हो, सिमिलर हो, ठीक है। और एनालोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जो बेसिकली अपने पास स्टडी में तो डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन के बेसिस पे वो एक जैसे हो, समझ गए। होमोलोगस में भी डिफरेंट फंक्शन हो सकता है लेकिन इनका ओरिजिन एक जैसा होगा, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन इनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, इनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, फंक्शन सेम होगा। तो देखो कैसे, हम क्या कहेंगे, ओके, सेम ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपके हिसाब से ये ठीक है, आपके लिए इतना ठीक है। चलिए दूसरी कहानी, एनालोगस डिफरेंट डिफरेंट origin and structure but same function, सेम फंक्शन, ठीक है। दूसरी कहानी यहां पर इंपॉर्टेंट क्या आती है, जब होमोलोगस की स्टडी करेंगे ना तो यहां पर एक बात आएगी, देखो हमने कहा सेम ओरिजिन, मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट है, सबका ओरिजिन पॉइंट सेम है, जैसे ह्यूमन के हैंड्स, हॉर्स के फोरलिम, है ना, और भाई चमगादड़ के विंग्स, बैट के विंग्स, है ना, वेल के फ्लिपर्स, वेल के फ्लिपर्स, ये सारे अपने पास एक ही ओरिजिन से, सबके अंदर ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ये सारी चीजें हैं, मतलब सिमिलर ओरिजिन है लेकिन सब काम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन हाथ से पकड़ रहा है, शेर दौड़ रहा है, वेल तैर रही है, बैट उड़ रहा है, सबके फंक्शन अलग अलग। तो देखो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होकर इनके जो फंक्शन अलग अलग हुए, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन अगर हम यूं कहें कि देखो बटरफ्लाई के विंग्स अलग तरीके से, बर्ड्स के विंग्स अलग तरीके से, मॉस्किटो का विंग्स अलग तरीके से और बैट के विंग्स अलग तरीके से, लेकिन सबका काम है, ठीक है। मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, यहां बटरफ्लाई,
समझ जाएंगे। ये पेट, ये बर्ड्स, ये मॉस्किटो, और ये बटरफ्लाई। ठीक है, सबके विंग्स अलग अलग हैं, लेकिन सबका ओरिजिन अलग अलग होने के बावजूद सबका फंक्शन सेम है। और फंक्शन सेम है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। क्या है बेटा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो देखिएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हालांकि मैंने यहां पर आपके लिए थ्योरी भी मेंशन की है। देखो, होमोलॉजी मींस होमोलोगस ऑर्गन, कॉमन एंसेस्टर को शो करते हैं, मतलब सेम ओरिजिन है। और ये किस पर बेस्ड है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पर बेस्ड है। ठीक है, अगर इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती, कुछ अगर सेम फंक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो कहानी समझ में आ रही है? पिक्चर क्लियर है? चलिए